हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेस्टोडाइटिस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस क्या होता है? जैसे आइटिस लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज द इन्फ्लामेशन। लेकिन मेस्टोड क्या होता है? मस्टर्ड बोन क्या होता है? ये कहाँ पर होती है? इसके अंदर इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है? क्या इसका ट्रीटमेंट है? ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं मेस्टोडाइटिस। तो आगे हम स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं मेस्टोडाइटिस। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये आपका पर्सन है, और ये जो रेडनेस दिखाई दे रही है इसको क्या है? बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन एंड मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड बॉर्न। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मस्टर्ड बॉर्न क्या होता है और ये कहाँ पर होती है। तो हटाते हैं पर्दा और डिस्कस करते हैं मस्टर्ड बॉर्न के बारे में। देखिए, ये है आपका स्कल। आपने रीड आउट किया होगा स्कल के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? आपका ऑक्सीपिटल बॉर्न है। ये आपका पैराइटल बॉर्न है। ये आपका राइट एंड लेफ्ट दो आपके पैराइटल बॉर्न हो जाते हैं। ये फ्रंटल बॉर्न है। स्पेनॉइड, ये जो कलर दिख रहा है आपका स्पेनॉइड बोन है। ये आपका इथमॉइड है। नेजल बोन है जिसे हम वोमर बोन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका लैक्रिमल बोन है। ये आपका मैक्सिला है जिसके अंदर अपर टीथ रहते हैं। एंड ये वाला पार्ट आपका मैंडिबल है जिसके अंदर लोअर टीथ रहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका येलो कलर और ग्रे कलर, ये जो नजर आ रहा है आपका, ये पूरा पार्ट आपका क्या है? टेम्पोरल बोन। इसी टेम्पोरल बोन के अंदर आप यहाँ पे एक स्पेस देख पा रहे हैं। यहाँ पर ही होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहीं पे आपका सिचुएटेड होता है ईयर। और इसी बोन के अंदर ये वाला जो बैक साइड वाला आप पार्ट देख पा रहे हैं, इट मीन्स ये आपका ईयर है। और ये जो बोन का पार्ट है, टेम्पोरल बोन का ये जो पार्ट है, ये वाला एरिया जो पार्ट है, ये है आपका मेस्टॉइड प्रोसेस। यहीं पे होता है आपका इन्फ्लामेशन और वही कहलाता है आपका मेस्टोडाइटिस। तो इस टेम्पोरल बोन को यहाँ से सेपरेट करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं डिटेल में। तो इसको हमने अलग कर लिया। ये आपका टेम्पोरल बोन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेम्पोरल बोन का ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? जाइगोमेटिक प्रोसेस। यानी इस इमेज में देखें तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? जाइगोमेटिक प्रोसेस। यानी जाइगोमेटिक बोन बनाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेम्पोरल सरफेस। ये पूरा आपका टेम्पोरल बोन का सरफेस है। ये आपका एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस, जहां पे आपका ईयर सिचुएटेड होता है, ईयर का पूरे पार्ट्स होते हैं। ये आपका टिम्पेनोमेस्टर्ड फिशर है। तो ये आपका मेस्टर्ड प्रोसेस है। तो आपको जो डिजीज पढ़ना है वो केवल आपको इस प्रोसेस का पढ़ना है। ये वाला जो पार्ट है, ये नियर बाय ईयर होता है, इसलिए इस वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, ये आपका स्टीलॉयड प्रोसेस है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका स्टीलॉयड प्रोसेस है। ये आपका जो है मेस्टोइड प्रोसेस है। तो ये आपका मेस्टोइड हो गया, ये आपका स्टीलॉयड हो गया, और ये आपका एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस हो गया। तो इस वाले एरिया में ही क्या होता है? आपका ईयर सिचुएटेड होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका इन्फ्लामेशन। तो यही कहलाता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बोन, दैट इज कॉल्ड मस्टर्डाइटिस। अगर इमेज के अंदर यहाँ पे देखें तो ये पेशेंट है, और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडनेस हो रहा है। यानी ये आपका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका मेस्टर्ड बोन है, वो क्या हो गया? आपका इन्फेक्टेड हो गया। तो ये कंडीशन अगर किसी पेशेंट के अंदर होती है तो ये क्या कहलाती है? मस्टर्डाइटिस। तो मस्टर्डाइटिस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मस्टर्डाइटिस क्या है? आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बोन है। ये एक्चुअली होता क्यों है? एक्चुअली क्यों होता है कि ये आपका जो ओटाइटिस मीडिया है, सबसे पहले ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन है वो आपका स्प्रेड होता है नियर बाई टिश्यूज के अंदर। नियर बाई टिश्यू का मतलब नियर बाई स्ट्रक्चर, यानी आपका मेस्टर्ड प्रोसेस।
और इनर ईयर। तो मेस्टोड प्रोसेस में जैसे ही इंफेक्शन स्प्रेड होता है, आपका मेस्टोड प्रोसेस जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, मेस्टोडाइटिस हो जाता है। जनरली इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन मीन्स पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो मेस्टोडाइटिस का जो कंडीशन है जनरली किनको होता है, बच्चों को होता है। यानी ये जनरली देखने को किस में मिलेगा, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एडल्ट के अंदर भी ये किसी भी एज में आपके एडल्ट को हो सकता है। तो जनरली आपकी चिल्ड्रन का है, लेकिन आपकी एडल्ट एज में भी आपका रेयर केसेस में ये डिजीज देखने को मिलती है। Mustard must receive air from other parts of the ear, including the ischial tube, to function properly. अभी आपका जो mustard प्रोसेस है, ये क्या करता है, आपका ischial ट्यूब से एयर रिसीव करता है, जिसकी वजह से आपका mustard प्रोसेस जो है प्रॉपरली फंक्शन करता है। अगर मान लीजिए ischial ट्यूब आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो आपके mustard प्रोसेस के अंदर इंफेक्शन स्प्रेड होने लगता है और आपका कंडीशन जो है मेस्टोडाइटिस फॉर्म होता है। तो डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। मेस्टोडाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोड बोन या एयर सेल्स। मेस्टोड एयर सेल्स। अब ये मेस्टोड एयर सेल्स क्या होती है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे आपके, ट्यूमरकिन एंड हॉल्मक्विस्ट। ये ट्यूमरकिन एंड हॉल्मक्विस्ट ने क्या किया, एयर रिजर्वायर फॉर द मिडिल ईयर एंड एड इन रेगुलेशन ऑफ द मिडिल ईयर प्रेशर। इन्होंने मेस्टोड एयर सेल्स के बारे में डिस्कवरी किया और ये बताया कि मेस्टोड एयर सेल्स क्या है, आपका एक रिजर्वायर है मिडिल ईयर के अंदर। ये क्या करते हैं, एयर को कंट्रोल करके रखती हैं। यानी ये एयर सेल्स होती हैं, इसके अंदर जो है एयर जो है ऑक्यूपाई होता है, और ऑक्यूपाई होने की वजह से जो मिडिल ईयर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो आपका मेंटेन होता है। क्योंकि आपके नॉर्मल वाइब्रेशन के लिए आपका जो ऑसिकल्स है, उनके नॉर्मल वाइब्रेशन के लिए आपका प्रेशर मेंटेन होना जरूरी है। आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर और मिडिल ईयर का प्रेशर जो है मेंटेन होना जरूरी है, जब ही जाकर के आपका ऑसिकल जो है वाइब्रेट होती है। तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब आपका मिडिल जो है प्रेशर मेंटेन होगा, तब आपका ये कंडीशन डेवलप होता है। तो इसमें मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, आपका मेस्टोड एयर सेल्स करती है। मेस्टोड एयर कैरेक्टराइज बाई क्या क्या साइन आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, ईयर पेन होगा, स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर एंड ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर। यानी जनरली जो आपकी इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं, जैसे आपके 5 साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं, उसमें से ही आपका क्या क्या देखने को मिल रहा है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर। यानी आपका मिडिल ईयर से आपका डिस्चार्ज जो है बाहर निकलने लगेगा। तो ये जनरली साइन आपको देखने को मिलेगा मेस्टोडाइटिस के अंदर। नॉर्मल मिडिल ईयर प्रेशर क्या है, तो सबसे पहले मिडिल ईयर प्रेशर क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली मिडिल ईयर का प्रेशर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका होता है जीरो, जीरो डेका पास्कल। यानी आपका ईयर का प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है और आपका ईयर का प्रेशर है, ये क्या होता है, आपका जीरो होता है। इसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, डेका पास्कल्स। तो डेका पास्कल के अंदर इसका मेजरमेंट होता है। तो आपका इक्वल होता है मिडिल ईयर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इक्वल होता है। लेकिन आपका मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो रेंज करता है, यानी कहाँ से कहाँ तक आपका चेंज हो सकता है, वो आपका -200 से लेकर के +50 डेका पास्कल तक जा सकता है। यानी नॉर्मली क्या है, जीरो है, लेकिन कितना प्रेशर आपका वेरी कर सकता है, यानी ईयर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना चेंजेस कर सकता है, -200 टू +50 डेका पास्कल्स। ये आपका चिल्ड्रंस में भी रहेगा और एडल्ट्स के अंदर भी सेम रहेगा। अब इस प्रेशर को रेगुलेट कौन करता है, ईस्चियन ट्यूब।
जैसे आपका ईस्टर्न ट्यूब जो है ओपन होती है और यही क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर और मिडिल ईयर का प्रेशर जो है मेंटेन करती है, यानी जीरो लेवल तक आपका मेंटेन करती है। जब आपके ईस्टर्न ट्यूब के अंदर मान लीजिए म्यूकस का एक्स्ट्रा सीक्रेशन हो रहा है, जैसे ही एक्स्ट्रा म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, आपका ईस्टर्न ट्यूब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही ब्लॉक हो जाती है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है और मिडिल ईयर का प्रेशर है, ये क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये डिस्टर्ब जब हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके ईयर के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब प्रेशर चेंजेस की वजह से आपके मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड बैरोट्रोमा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ईयर प्लेन ईयर। जैसे आपका जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये आपका एयरप्लेन ईयर के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये कंडीशन कब होती है, जब आप एरोप्लेन में जाते हैं, यानी जब आप एरोप्लेन में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका मिडिल ईयर का प्रेशर में क्या होने लग जाता है, चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे चेंजेस आते हैं तो आपके उस टाइम जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एयरप्लेन ईयर। इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे ईयर बैरोट्रोमा, बैरोटाइटिस मीडिया और एरोटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेस्टोडाइटिस। तो जनरली जो टाइप्स होते हैं आपके एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स सडनली एंड क्रॉनिक मीन्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्यूट को अगेन डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरी के अंदर, दैट इज कैटरल मेस्टोडाइटिस एंड कॉलेसेंट मेस्टोडाइटिस। एक्यूट मेस्टोडाइटिस में क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेशेंट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये आपका मेस्टोडाइटिस का पेशेंट है। अब ये कंडीशन कैसे डेवलप हुआ है, आपका सडनली डेवलप हुआ है और सडनली डेवलप होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, कैटरल मेस्टोडाइटिस हो रहा है। कैटरल मेस्टोडाइटिस में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट ऑफ द पस, इट मींस स्टेज में क्या होगा, सपुरेशन इन द एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जो आपका टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया हमने डिस्कशन किए थे, उसमें से एक टाइप्स होता है आपका ASOM। ये जो ASOM टाइप्स है, वही आपका कंडीशन कहलाता है कैटरल मेस्टोडाइटिस, यानी ये आपका जो टाइप्स है, यही जनरेट करेगा आपका मेस्टोडाइटिस। तो सपुरेशन का मतलब क्या होता है, सपुरेशन का मतलब है देयर इज प्रेजेंट ऑफ द पस, यानी पस का फॉर्मेशन इस टाइप के मेस्टोडाइटिस में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, कंजेशन ऑफ द म्यूकोसा, यानी इसके अंदर जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका बाहर एग्जिट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द पस फॉर्मेशन। तो इधर साइड से आपका म्यूकस आ रहा है, उधर साइड से आपका पस का जनरेशन हो रहा है, तो आपस में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। इस कंजेशन होने की वजह से आपके ईयर के अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे ही प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपके सीवियर हो जाते हैं, यानी एग्रेवेशन ऑफ सिम्टम्स आपके शो होने लगते हैं। आपका सीवियर पेन होने लग जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, सीवियर आपका रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है एंड पेन हो रहा है। तो ये जनरली जो साइन है वो आपके सीवियर हो जाते हैं इन केस ऑफ द सपुरेशन। जैसे पस का फॉर्मेशन हो रहा है, उधर आपका म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों का आपस में कंजेशन हो रहा है, उधर आपका प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका एक कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका कॉलेसेंट। कॉलेसेंट के अंदर क्या होता है, जो आपका पस का फॉर्मेशन हुआ था वो अभी आपका कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म आपका सॉलिड में चेंज होता है तो पस के पाउच बन जाते हैं, यानी पस के आपके बैग बन जाते हैं। इस तरीके से आपका देखिए, ये आपका जाइगोमेटिक एब्सिस है, ये आपका बेजोइड एब्सिस है जो इस एरिया में हो रहा है, ये आपका पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस है। पोस्ट ऑरिकुलर मतलब जस्ट ईयर के बिहाइंड में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आपके क्या होने लग जाते हैं, पस का कलेक्शन होने लग जाता है। एक पर्टिकुलर पार्ट में जब पस का कलेक्शन होने लग जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉलेसेंट मेस्टोडाइटिस। जनरल सी बात है, ये कंडीशन क्या है, आपका क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होने लगेगा।
तो इसके बाद आपका सेकंड जो टाइप्स आएगा वो आपका हो जाता है क्रॉनिक मेस्टोडाइटिस। तो आपके दो टाइप्स के मेस्टोडाइटिस हैं। नंबर वन एक्यूट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेकंड इज द क्रॉनिक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्यूट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द कैटरल। कैटरल के अंदर क्या होता है, देयर इज पस फॉर्मेशन ड्यू टू द एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और क्या होने लग जाता है, कंजेशन ऑफ द म्यूकस। कोलेसेंट में क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ द पस, यानी पस के जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में पाउच बनने लग जाते हैं, तब वो कंडीशन कहलाती है आपकी कोलेसेंट मेस्टोडाइटिस। क्रॉनिक के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक के अंदर आपका सीवियर कंडीशन हो जाएगा, सीवियर आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मस्टर्ड बोन हाईली इन्फेक्टेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द अनट्रीटेबल ऑफ द एक्यूट माइक्रोडाइटिस। यानी जैसे ही आपका कंडीशन शुरू हुआ था तब आपने इसका इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से किसमें चेंज हो गया, क्रॉनिक मेस्टोडाइटिस के अंदर। अब क्रॉनिक के अंदर क्या क्या साइन देखने को मिलेगा, सबसे पहला साइन आपको क्या मिल रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। जैसे ईयर के अंदर आपका वैक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सीरोमेन वैक्स बोलते हैं, जो कि सीरोमेन वैक्स ग्लैंड से जो है सीक्रेशन होता है। अगर मान लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गया तो आपके मिडिल ईयर से जो है पस का सीक्रेशन आ सकता है। आपके एक्यूट मेस्टोडाइटिस के अंदर जो सपुरेशन हुआ है, पस का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी यहाँ से रिलीज हो सकता है। तो आपका क्या होने लगेगा, ईयर डिस्चार्ज होने लगेगा। सेकंड थिंग, आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वाइब्रेशंस एंड माइल्ड पेन। तो ये जनरली साइन आपको क्रॉनिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। इट मींस आपका क्रॉनिक मेस्टोडाइटिस आपका मोर देन 3 मंथ जो है होने लगेगा, तब ये कंडीशन आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेज के बारे में कि जनरली ये कंडीशंस कैसे डेवलप होती है। तो मोस्ट ऑफ द वन कॉज ये क्या है, ओटाइटिस मीडिया। यानी सबसे पहले आपका मिडिल ईयर के अंदर इंफेक्शन होगा, और जब इंफेक्शन आप ट्रीट नहीं कराते हैं तो ये इंफेक्शन आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होने लगता है। जैसे ही मिडिल ईयर के अंदर पस का फॉर्मेशन हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है, ईशियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, आपका जो कलेक्शन हुआ पस है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होने लग जाता है। और जो एयर सेल्स हैं जो प्रेशर को मेंटेन किए हुए थी, उस एयर सेल्स स्पेस पर पस का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही पस एयर सेल्स के स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं, वहां पर इंफेक्शन क्रिएट होने लग जाता है। जैसे क्रिएट होने लग जाता है, सबसे पहले आपका एक्यूट मेस्टोडाइटिस होगा। अगर एक कंडीशन का आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो यही आपका चेंज हो जाता है क्रॉनिक मेस्टोडाइटिस के अंदर। तो जहां पर पस का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर आपको एक बैक्टीरिया जरूर देखने को मिलेगा, स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, बिकॉज यही बैक्टीरिया हैं जो जनरली पस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपके क्या क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो आपको निमोनिया भी कॉज करता है, और यहाँ पर अगर करेगा तो आपको मस्टोडाइटिस भी कॉज करेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, सॉरी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो आपका बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा डिफरेंट है जो वायरस होता है। मोरेक्सिला कैटरालिस ये जनरली जो है आपका मेस्टोडाइटिस क्रिएट करता है, इसी के नाम पर इसका टाइप्स रहता है कैटरालिस मेस्टोडाइटिस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। पायोजीन्स जहां पर बड़ी हो जाता है वहां पर आपका पस का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो जनरली ये जो पायोजीन्स जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपका पस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये आपके जो बैक्टीरिया हैं ये जनरली आपका कॉज करते हैं मेस्टोडाइटिस। अनदर रिस्क फैक्टर की बात करें कि बैक्टीरिया के अलावा क्या क्या चांसेस हैं जो आपको मेस्टोडाइटिस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है, मिडिल ईयर का इंफेक्शन दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। सेकंड, डिले ट्रीटमेंट। अगर आपको ईयर में प्रॉब्लम है, आपका इंफेक्शन है, अगर आप डिले ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो आपका इंफेक्शन सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए आपका पुअर इम्यून सिस्टम है, वीक इम्यून सिस्टम है, कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उस कंडीशन में क्या होता है,
कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इजिली जो है ग्रोथ कर लेता है। ग्रोथ करने की वजह से आपके अंदर इंफेक्शन स्प्रेड होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉलिस्टियोटोमा। कॉलिस्टियोटोमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल स्किन का ग्रोथ होने लग जाता है आपके मिडिल ईयर के अंदर। जब स्किन का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉलिस्टियोटोमा। यानी ओमा मीन्स ट्यूमर का फॉर्मेशन, यानी स्किन का ग्रोथ होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉलिस्टियोटोमा। तो जनरली कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो आपका मेस्टोडाइटिस क्रिएट कर सकते हैं। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यानी इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो इसमें हेल्प करते हैं मेस्टोडाइटिस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पुअर ईशियन ट्यूब फंक्शन। ईशियन ट्यूब अगर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है, ईशियन ट्यूब आपका ब्लॉक्ड है, ईशियन ट्यूब आपका प्रेशर मेंटेन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका म्यूकस का सीक्रेशन ट्रांसफर कर रही है, ये सारी चीजें आपका कॉज कर सकते हैं मेस्टोडाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट स्प्रेड टू द ईयर। मान लीजिए आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? इन्फेक्टेड म्यूकस आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। जैसे ही आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, तो जैसे ही आप सांस बाहर ले जाते हैं यानी एक्सपिरेशन करते हैं, तो म्यूकस आपका कहाँ आ जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी आपका फेरिंक्स के पास, लैरिंक्स के पास, और वहां से आपका नोज के पास, माउथ के पास। जैसे ही वहां से आएगा, आपका ईशियन ट्यूब के अंदर वो इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर होगा। जैसे ट्रांसफर होगा, आपका कॉज करेगा मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन, और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन जैसे ही ट्रांसफर होगा, वहां से स्प्रेड होगा आपका नियर बाई स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मेस्टोइड प्रोसेस। नेक्स्ट कॉज हो सकता है आपका ट्रॉमा टू द ईयर और हेड। डायरेक्ट आपको ट्रॉमा हो जाए या आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से भी आपका इन्फेक्शन जो है डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मस्टर्ड प्रोसेस के ऊपर आपका स्किन है, तो एक्सटर्नली जो कॉज रहता है वो जनरली रेयर देखने को मिलेगा। एक्सटर्नली के अंदर नॉर्मली आपको ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जो मेस्टोडाइटिस है, ये जनरली किससे होगा? इंटरनल फैक्टर की वजह से, इंटरनल बैक्टीरिया वायरस के स्प्रेड होने की वजह से, एशियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से, और ओटाइटिस मीडिया की वजह से। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये कैसे आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि आपके 80 टू 90% जो चांसेस होते हैं आपके मेस्टोडाइटिस के, दैट इज कॉज बाय द ओटाइटिस मीडिया। यानी मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन की वजह से ये आपका मेस्टोडाइटिस का इन्फ्लामेशन भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर यानी ओटाइटिस मीडिया की वजह से क्या होगा? इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ द पस। जैसे ही आपका ओटाइटिस मीडिया होगा, इसके अंदर क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्युमुलेशन ऑफ पस। जब पस का कलेक्शन हो गया है, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, इसका आपका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, बाहर की साइड ड्रेनेज नहीं हो रहा है, बिकॉज अपोजिट साइड में आपका इनर ईयर है, इधर आपका ईस्टर्न ट्यूब है जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, और इस साइड में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास क्या है आपका? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी ओटाइटिस मीडिया मिडिल में है और चारों तरफ से आपका क्या है? क्लोज है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका जो पस का फॉर्मेशन हुआ है मिडिल ईयर के अंदर, वो आपका बाहर जो है ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, दैट इज इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ पस। जब ड्रेनेज बाहर नहीं निकल रहा है, तो ड्रेनेज और पस का फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? स्प्रेड टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। जो मिडिल ईयर के पास जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, वहां पर ये ट्रांसफर होने लगेगा। और नियर बाई स्ट्रक्चर क्या है? मस्टर्ड एयर सेल्स। मस्टर्ड एयर सेल से एयर बाहर निकल जाएगा, और उस एयर की जगह आपका पस ऑक्यूपाई हो जाएगा। जैसे ही वहां पर पस ऑक्यूपाई हो रहा है, और हमारा पस कैसा है? पस मीन्स इन्फेक्टेड पस। जैसे ही इन्फेक्टेड पस ऑक्युपाई करेगा मेस्टर्ड एयर सेल्स की स्पेस को, वहां पर आपका इन्फेक्शन क्रिएट होने लगेगा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन टू द मस्टर्ड एयर सेल्स। यानी मस्टर्ड एयर सेल्स को ऑक्युपाई कर लिया आपके पस ने। जैसे ही
पस ने ऑक्यूपाई किया कंजेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ मस्टर्ड बोन। मस्टर्ड बोन के अंदर जो भी आपका म्यूकोसा है और आपका उधर से क्या आ गया, पस ने ऑक्यूपाई कर लिया। दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन का मतलब न तो पस बाहर निकल पाएगा, न ही म्यूकस बाहर निकल पाएगा, और पूरा आपका स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी वजह से आपका दो कंडीशन आएगा। एक तो आपका इनर ईयर का प्रेशर और आउटर ईयर का प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस की वजह से क्या होगा, आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपका वाइब्रेशन है, वो आपका ऑसिलोस का वाइब्रेशन नहीं होगा। जैसे कंजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पस कलेक्शन इन द मस्टर्ड एयर सेल्स। मस्टर्ड एयर सेल्स को किसने ऑक्युपाई कर लिया, पस ने। जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम। जो भी आपके साइनस सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, आपका रेडनेस आ रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे, एग्रीवेशन हो जाएंगे, मतलब और सीवियर हो जाएंगे। दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड मास्टोडाइटिस। तो सबसे पहले क्या हुआ, ओटाइटिस मीडिया हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, इनएडिक्वेट ड्रेनेज हुआ। फर्स्ट जब बाहर नहीं निकल रही है तो उसने क्या किया, मास्टोडेयर सेल्स को ऑक्युपाई कर लिया। ऑक्युपाई करने की वजह से वहां पर एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का मतलब पूरा होल आपका मेस्टोड एयर सेल्स ऑक्युपाई कर लिया, चारों तरफ आपका पस ही पस जो है ऑक्युपाई हो गया। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूकोसा का मस्टर्ड बोन के साथ क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, यानी म्यूकोसा भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। पस का अंदर कलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम जो है सीवियर हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मास्टोडाइटिस। तो इस तरीके से आपका पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। किस तरीके से आपका ओटाइटिस मीडिया की वजह से मास्टोडाइटिस जो है क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर साइनस सिम्टम देखने को मिलेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सीवियर पेन होगा मास्टोड रीजन के अंदर, रेडनेस, जो भी आपके इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। सीवियर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब टच करने पे जो पेन होता है, जैसे ही आप अपने हाथों से ईयर के बैक साइड में टच करोगे तो आपको पेन फील होगा, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस। ओटेल्जिया, ओटेल्जिया मीन्स पेन इन द ईयर। फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको ईयर ऐसा लगेगा जैसे कंप्लीट कुछ फ्लूइड जो है फिल हुआ है। परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है, यानी ओपनिंग हो सकता है। फीवर ड्यू टू द इन्फेक्शन, आपको माइल्ड फीवर देखने को मिल सकता है। डिजीनेस हो सकता है, रिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, टेनेटस हो सकता है। ओटोरिया, ओटोरिया का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज ऑफ द ईयर। जैसे आपके ईयर कैनाल से बाहर जो ड्रेनेज आता है, सिरोमेन वैक्स आ सकता है, फ्लूइड आ सकता है, पस आ सकता है, दैट इज कॉल्ड ओटोरिया। नेक्स्ट आपका डीफनेस, अगर आपका एक कंडीशन आपने ट्रीट नहीं कराया तो कंप्लीटली आपको डीफनेस हो सकता है, यानी आपका हियरिंग लॉस कंप्लीटली हो सकता है। तो ये जनरली साइन है जो आपके मोस्टली जो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब आपको साइनस सिम्टम आपने पता कर लिए, लेकिन आपको इवैल्यूएट कैसे करना है कि आपका जो डिजीज है दैट इज मेस्टोडाइटिस, यानी आपको इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टर्ड बोन में हुआ है, ये कंफर्म कैसे हो। ये तो ये भी हो सकता है कि ओटाइटिस मीडिया हो, मेस्टोडाइटिस ना हो। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर जनरली आप क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द सम आर्टिकल्स। मस्टर्ड बॉर्न एक्सरे, मस्टर्ड बॉर्न का एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे में आपको पस का फॉर्मेशन मस्टर्ड प्रोसेस के अंदर नजर आने लगेगा। अगर मान लीजिए एक्सरे आपका क्लियर नहीं आ रहा है तो आप सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। सीटी स्कैन में भी क्लियर नहीं आ रहा है तो आप एमआरआई करा सकते हैं। उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके कौन से पार्ट में हो रहा है। नेक्स्ट आपका कंफर्म कराने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका पस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम क्या करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, पस का कल्चर करा सकते हैं। पस का कल्चर कराने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पस लेना पड़ेगा। इसलिए प्रोसीजर कौन सा होता है, टिम्पेनोसेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब विड्रॉइंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्ट्रक्चर और बॉडी कैविटी।
तो इसके अंदर टिम्पेनो मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेंटेसिस मीन्स विड्रॉवल ऑफ द फ्लूइड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईयर के अंदर एक फाइन निडल ले जा करके और सिरिंज के अंदर एक स्मॉल सैंपल विड्रॉ करेंगे। उस सैंपल को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के लिए आपको भेज देना है। उसके अंदर जब रिपोर्ट आएगा तो ये मालूम चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका ये इन्फेक्शन जो है क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आपका ऑडियोग्राफी है, यानी हियरिंग लॉस का क्या कैपेसिटी है, इसलिए हम ऑडियोग्राफी करेंगे। एंड लुम्बार पंक्चर, यानी आपका जो इन्फेक्शन है अगर वो सीवियर हो गया है तो इसने क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया है, यानी आपका जो इन्फेक्शन है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो रहा है, ये कंफर्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, लुम्बार पंक्चर करते हैं। मतलब आपके लुम्बार रीजन से आपका सीएसएफ सैंपल लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसमें बैक्टीरिया वायरस फाइंड आउट है या नहीं है ये आप पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टिम्पेनोसेंटेसिस। तो टिम्पेनोसेंटेसिस में क्या है, एक स्मॉल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर जो इफेक्टेड ईयर है उसमें आप सिरिंज और एक नीडल ले जा करके प्रिक करते हैं। एक स्मॉल होल होता है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो बाद में हील हो जाएगा। जैसे आप स्किन से सैंपल निकालते हैं और थोड़े टाइम बाद आप जब आप प्रेस करके रखते हैं उसके बाद वो जो मार्क बना है वो आपका डिसअपियर हो जाता है। सेम आपका यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक स्मॉल निडल से प्रिक करेंगे और मिडिल ईयर से आपको सैंपल लेना है। इन केस मान लीजिए आपका ईयर ड्रम ऑलरेडी पंक्चर्ड है और आपके मिडिल ईयर से जो ड्रेनेज है वो बाहर निकल रहा है, यानी आपका पल्स, आपका फ्लूइड जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए बाहर आ रहा है, तो उस केसेस में आपको टिम्पैनोसेंटेसिस नहीं करना है, वहीं से आपको सैंपल कलेक्ट करना है और वो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है। ये प्रोसीजर जब किया जाता है जब आपका मिडिल ईयर के अंदर पस का फॉर्मेशन है, उधर आपका ईस्टर्न ट्यूब आपका ब्लॉक है और इधर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में नहीं आ रहा है। उस केसेस में हमें मिडिल ईयर से सैंपल लेना पड़ता है by the help of the syringes or needles. That is procedure called tympanocentesis. ऑडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। ये जो कंडीशन है इसमें हियरिंग कितना इफेक्ट हुआ है वो कंडीशन पता लगाने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये आपका रेड है, ये आपका ब्लू है, उसी के बेस पे आपका ग्राफ बनता है। रेड आपका ग्राफ जो बनेगा वो आपके राइट ईयर का कंडीशन बताएगा, जो ब्लू मार्क जो बनेगा, ब्लू ग्राफ जो बनेगा वो आपका लेफ्ट ईयर के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनते हैं डिवाइस के द्वारा, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑडियोग्राफी या ऑडियोमेट्री और डिवाइस को बोलते हैं ऑडियोमीटर। लुम्बार पंक्चर, लुम्बार पंक्चर का मतलब होता है एलपी, एलपी पंक्चर या लुम्बार पंक्चर। तो देखिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम दो पोजीशन में सीएसएफ का सैंपल ले सकते हैं। सबसे पहले जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं ये है आपका लाइन पोजीशन। अब ये लाइन पोजीशन भी हम दो पोजीशन कर सकते हैं, एक आपका राइट कर सकते हैं, एक आपका लेफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाइन पोजीशन में पेशेंट के L3 L4 वर्टिब्रा के बीच में से या L4 L5 वर्टिब्रा के बीच में से एलपी निडल को प्रिक करके सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है। सेकंड जो पोजीशन है आपका सिटिंग पोजीशन विथ हेड टिल्ट एंड लुम्बार रीजन बल्ज। इसमें क्या होगा, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठेगा और हेड को क्या कर लेते हैं हम, टिल्ट कराते हैं। टिल्ट कराने से क्या होगा, आपका जो लुम्बार रीजन है, ये आपका लुम्बार जो रीजन है वो बाहर की साइड क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। जैसे ही इस तरीके से बल्ज होगा तो यहाँ पे निडल प्रिक करने के लिए इजी रहेगा, प्लस L1 L2 L3 L4 L5 ये आपको काउंट करने के लिए भी इजी रहेगा। अगर आप पोजीशन सीधा ऐसे करते हैं यानी पेशेंट को आप सीधा बिठाते हैं तो ये जो लुम्बार रीजन है ये आपका अंदर की साइड चला जाता है, जिससे क्या होता है आपका जो काउंटिंग करते हैं लुम्बार वर्टिब्रा को वो आप काउंट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से क्या होता है आपकी हेल्पफुल के लिए हेड को क्या करा देते हैं, थोड़ा सा
टिल्ट करा देते हैं, जो आप इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है L3 L4 के बीच में से और L4 L5 के बीच में से सैंपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका L3, ये आपका L4, दोनों वर्टिब्रा के बीच में से ये आपका LP निडल को यानी लुम्बर पंक्चर निडल को यहाँ पर प्रिक करते हैं। अब यही आपका पोजीशन क्यों डिसाइड किया जाता है कि L3 L4 के बीच में से ही सैंपल लेना है, L4 L5 के बीच में से ही सैंपल लेना है। काफी जगह जो है कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू विड्रॉइंग द लुम्बार पंक्चर, why you doing the lumbar puncture between the L3, L4 and L4 and L5? इसका एक रीजन रहता है। रीजन ये है कि जब आपका स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से फिर थोरेसिक वर्टिब्रा फिर आपका लुम्बार वर्टिब्रा तक जब पहुंचता है, तो वहां पर ये टेल के रूप में पहुंचता है। जब ये टेल के रूप में पहुंचता है, तो जब हम प्रिक करेंगे तो वहां पर टेल होने की वजह से आपका निडल स्पाइनल कॉर्ड को प्रिक नहीं कर पाता, यानी आपका जो है ऐसे मूवमेंट कर जाता है और प्रिक नहीं हो पाता है। प्रिक न होने की वजह से आपका पैरालिसिस के चांसेस नहीं होते हैं। इसी वजह से कभी भी आप जब अनेस्थीसिया भी देते हैं, स्पाइनल अनेस्थीसिया देते हैं या एपिड्यूरल अनेस्थीसिया देते हैं, उस टाइम भी आपका सेम प्लेस जो है डिसाइड किया जाता है। तो इमेज में आप देखिएगा, जैसे ही आपका ये निडल है प्रिक करेगा, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका मूवमेंट करके और आपका बैक साइड पोजीशन में चला जाएगा। इसलिए क्या है, जब भी आप सैंपल लेते हैं तो निडल को आप देखिएगा, कभी आप डॉक्टर जब आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो निडल को बहुत स्लो ले जाते हैं, स्लो ले जाएंगे, फिर वापस स्टीलेट निकालेंगे, देखेंगे कि सीएसएफ का ड्रॉप आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया, फिर थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे, उसके बाद वापस स्टीलेट निकालेंगे, फिर देखेंगे ड्रॉप आया कि नहीं आया, फिर वापस इंसर्ट करेंगे। जैसे ड्रॉप आ जाएगा, वहीं से जो है वायल के अंदर सैंपल कलेक्ट करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट अगर इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर आपने इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को प्रिक करते हुए निकल जाएगा। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड आपका प्रिक होगा, आपका बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा। इसी वजह से इस पोजीशन बनाई जाती है और यही लोकेशन डिसाइड की जाती है सीएसएफ का सैंपल निकालने के लिए। इसलिए जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट होते हैं, वही जो है सीएसएफ का सैंपल लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका लुम्बार पंक्चर दो पोजीशन में किया जाता है। ये आपका सिटिंग पोजीशन, ये आपका लाइन पोजीशन, ये आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, ये आपका राइट भी कर सकते हैं। लोकेशन आपका L3 एंड L4 एंड L4 एंड L5 के बीच में से आपको सैंपल लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका सर्वाइकल हो गया, ये आपका थोरेसिक हो गया और ये आपका लुम्बार। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो गया है। उसके बाद आपका टेल के रूप में ये नीचे की साइड जाता है, यानी आपका सैक्रल तक आपका नर्व जो है एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो लुम्बार रीजन है, ये वाला लुम्बार रीजन है, यहाँ से आपका जो वर्टिब्रा है L1 2 3 4 5, तो आपका 4 और 5 के बीच में से और 3 और 4 के बीच में से आपका सैंपल लिया जाता है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टेल के रूप में है, तो ये आपका प्रिक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी तरीके से यहाँ से जो है सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं मैनेजमेंट। अब ये फाइंड आउट तो हो गया कि पेशेंट को आपका मेस्टॉइड है, मेस्टोडाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? देखिए, ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए आपका क्या हुआ है, आइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या आएगा आपका, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। सेकंड, आपका इन्फेक्शन हो रहा है बाय द बैक्टीरिया, तो इसके लिए हमें क्या लाना है, एंटीबायोटिक्स देना है। तो आपका दो कंडीशन हो गया, एक आपका आइटिस की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड आपका इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स। थर्ड, आपका पेन हो रहा है, पेन किलर देना है। नेक्स्ट, आपका जो कंजेशन हो रहा है उसके लिए आपको डीकंजेस्टेंट देना है। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका एंटीबायोटिक्स, जनरली क्या देते हैं हम, सिप्लॉक्स डी, जो आप ईयर ड्रॉप आई ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन
एंटीबायोटिक्स एंड सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। एनाल्जेसिक के रूप में क्या यूज करेंगे? डाइक्लोफेनिक सोडियम। और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जनरली एक दो एग्जांपल दिए जा रहे हैं। सिस्टमेटिक डिकंजेस्टेंट में क्या आएगा? फेनिलेफ्रीन का यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स में क्या आते हैं आपके? कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन। ये आप मेडिसिन एज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में यूज कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल जो आपका पेन किलर भी होता है और आपका एंटी पायरेटिक्स यानी फीवर को भी आपका रिड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट है आपका ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग द प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, यानी आपके ईयर के अंदर जो डिस्चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका पस का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो डेब्रिस फॉर्मेशन हो रहा है, सीरोमिन वैक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए बाहर आ रहा है, इसको हमें क्या करना है? क्लीन करना है बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, बाय द हेल्प ऑफ द सलाइन। तो इसके लिए एक स्मॉल प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर कैसे होता है? इसके अंदर देखिए पेशेंट को बिठाया जाता है, हेड को 10 टू 15 डिग्री पे टिल्ट किया जाता है। कहां पर करेंगे? जिस साइड प्रोसीजर चल रहा है उसी साइड आपको हेड को थोड़ा सा टिल्ट करना है। इससे क्या होगा? आपका ड्रेनेज का जो फ्लो है वो इजीली होगा। तो यहाँ पर किडनी ट्रे के अंदर जो है ड्रेनेज आएगा और ये आपका ईयर इरिगेशन सिरिंज है। और ये जैसे ही यहाँ से आपका पुश करेंगे, अंदर की साइड से आपका डेब्रिस, आपका पस पूरा क्लीन होकर के आपका इस किडनी ट्रे के अंदर आने लगेगा। जैसे ही आपका पुश जो आप सलाइन कर रहे हैं, वैसे ही सलाइन अगर अंदर से बाहर क्लीन आ रहा है, तब जाकर के प्रोसीजर आप स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद एक स्मॉल क्लीन टॉवल से आप ईयर को क्लीन कर देना है और एक स्मॉल ईयर बड्स लेकर के इनर साइड से भी आपको ईयर को ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव में यानी प्रोसीजर करने के बाद कुछ माइल्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेना है। पेन तो नहीं हो रहा है, ईयर के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और जब भी ये प्रोसीजर करें तो आपको जो पुश करेंगे सलाइन वो थोड़ा सा स्लाइटली करना है, यानी कंट्रोल्ड फ्लशिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिरिंज पे फिल कर लिया और एक साथ आपने ईयर के अंदर पुश कर दिया प्रेशर के साथ। तो प्रेशर के साथ पस तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, सीधा ईयर ड्रम भी प्रिक हो जाएगा और ईयर ड्रम भी आपका परफोरेटेड हो जाएगा और पता चल रहा है कि कॉकलिया का वॉशआउट हो रहा है, यानी कॉकलिया की धुलाई हो रही है। तो ये सारी चीजें आप मत करना, ठीक है? तो ये आपको क्या करना है? कंट्रोल्ड फ्लशिंग करना है। आपको स्लो फ्लशिंग करना है कि केवल डेब्रिस और पस का फॉर्मेशन जो हुआ है वो बाहर आने लग जाए। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या यूज करें? सॉल्यूशन यूज करने के लिए हम वाटर और नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप वाटर भी यूज करते हैं तो थोड़ा सा हॉट वाटर यूज करना है और हॉट वाटर लेने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाए तब जाकर के आपको वाटर यूज करना है। तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। इट मीन्स आपका मेडिकल मैनेजमेंट तो हो गया, आप सर्जरी भी पॉसिबल है या इसके अंदर नहीं है। तो एक सर्जरी आपकी इसके अंदर की जाती है, दैट इज कॉल्ड मेस्टेक्टोमी। मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड बोन एंड इक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूव। जब किसी भी सर्जरी के बैक साइड में आपका ECTOM लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है? किसी स्ट्रक्चर को हमें कट करना है और रिमूव करना है। जब टोमी वर्ड यूज होता है, स्टोमी वर्ड यूज होता है, STOM, स्टोमी का मतलब होता है जस्ट आपको ओपनिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियोटोमी, लेप्रोटोमी, ये सब क्या होता है? आपका ओपनिंग। थोरेकोटोमी, चेस्ट को ओपन करना, हेड को ओपन करना है क्रेनियोटोमी, एब्डोमिनल को ओपन करना है लैप्रोटोमी। तो जहां पर टॉमी वर्ड यूज आता है, जस्ट ओपन करना है, आपका अंदर जो सर्जरी चलेगा वो अनदर चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेस्टेडेक्टोमी, यानी मस्टर्ड बॉन को इक्टोमी करना है, कट करना है। जो आपका इन्फेक्टेड मस्टर्ड बॉन है उसको कट करना है और रिमूव करना है। तो ये जो प्रोसीजर हम करेंगे वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंपल मेस्टेडेक्टोमी, सेकंड रेडिकल मेस्टेडेक्टोमी
एंड थर्ड कॉर्टिकल मेस्टेरोटॉमी। अब सिंपल में क्या डिफरेंट है? सिंपल मेस्टेरोटॉमी के अंदर जैसे मान लीजिए पेशेंट का ईयर है, ये पेशेंट का ईयर जो है इन्फेक्टेड है, और इसको क्लियर करने के लिए हम क्या जाएंगे, ईयर के बैक साइड से जाएंगे। यानी आप जो इंसिजन लगाएंगे, ये इंसिजन आप कहाँ लगाएंगे? बिहाइंड द ईयर। ईयर के बैक साइड में इंसिजन लगाना है और मेस्टेरोटॉमी करना है। तो ये जो प्रोसीजर कहलाएगा वो आपका कहलाएगा सिंपल मेस्टेरोटॉमी। नेक्स्ट है आपका रेडिकल मेस्टेरोटॉमी। रेडिकल मेस्टेरोटॉमी में क्या होता है? रिमूव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रिमूव द कॉलिस्टियोटोमा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कब किया जाता है? कि जिसके अंदर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रिमूव किया जा रहा है, मैच्योर्ड बोन भी रिमूव किया जा रहा है, और कॉलिस्टियोटोमा भी रिमूव किया जा रहा है। जब आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कॉलिस्टियोटोमा बन जाता है, यानी एबनॉर्मल स्किन का ग्रोथ हो जाता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है आपके ईयर ड्रम के ऊपर और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, तब आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रिमूव करना पड़ता है। जो कॉलिस्टोटोमा हुआ है वो भी रिमूव करना पड़ता है। कभी कभी आपका रेयर केसेस के अंदर मैलियस इंकस स्टैपिस पूरा रिमूव करना पड़ता है। इट मीन्स जिस ईयर के अंदर आपका ये प्रोसीजर होगा, उस ईयर से आपका कंप्लीटली हेयर लॉस हो जाएगा, यानी उस ईयर से आप हियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर होगा उसे हम कहते हैं रेडिकल मेस्टेरोटॉमी, जिसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट रिमूव किया जाता है और कॉलिस्टियोटोमा जो फॉर्मेशन हुआ है उनको भी रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपका कॉर्टिकल मेस्टेरोटॉमी। कॉर्टिकल मेस्टेरोटॉमी का मतलब है आपको मेस्टेरोटॉमी करना है, यानी मेस्टर्ड बोन को रिमूव करना है विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ द मिडिल ईयर। रेडियल के अंदर हमने क्या किया, पूरा मिडिल ईयर को डिस्टर्ब किया, पूरा मिडिल ईयर आप निकाल सकते हैं रेयर केसेस के अंदर। लेकिन कॉर्टिकल में क्या होगा, मिडिल ईयर में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और आपका मेस्टर्ड बोन को रिमूव किया जाएगा। तो फर्स्ट इमेज में आप देखिएगा, ये आपका मिडिल ईयर है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पस का फॉर्मेशन। मस्टर्ड बोन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हुआ है। और सेकंड इमेज में इसका ऑपरेशन। तो सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया आपको स्पेस स्पेस नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, ऑपरेशन, यानी कॉलिस्टोटोमा एंड बॉन रिमूव्ड। आपका मेस्टर्ड बॉन भी रिमूव कर दिया गया है, एक्स्ट्रा स्किन का जो ग्रोथ हुआ था वो भी रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मेस्टर्ड बॉन का एयर सेल्स। तब देखिएगा, ये आपका स्पेस है, ये आपका स्पेस, ये जो स्पेस नजर आ रहे हैं, ये जो स्पेस नजर आ रहे हैं, यहीं पर आपका एयर रहता है। इसी बॉन के अंदर जब एयर रहता है, तो मिडिल ईयर का प्रेशर और एनवायरनमेंट का प्रेशर जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाता है, तब जाकर के आपकी जो ऑसिकल्स हैं वो नॉर्मली वाइब्रेट करती हैं और आपको क्लियर जो है हियरिंग कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस जो है कॉर्टिकल मेस्टेरोटॉमी के अंदर कंप्लीट होती है। तो हमारे पास कितने टाइप का रहा सर्जरी? सिंपल। सिंपल के अंदर आपको क्या करना है, ईयर के बिहाइंड से इंसिजन लगा करके मेस्टर्ड बोन को रिमूव करना है। सेकंड के अंदर रेडियल आता है, रेडिकल। रेडियल में क्या करेंगे, रेडिकल के अंदर आपने क्या किया, पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स, अगर आपके ऑसिकल्स इन्फेक्टेड हैं तो उनको भी आपको कंप्लीटली रिमूव करना पड़ता है। कॉर्टिकल के अंदर क्या करते हैं, मिडिल ईयर को बिल्कुल भी डिस्टरबेंसेस नहीं करते हैं, यानी मिडिल ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन मेस्टर्ड बॉन के अंदर जो भी चेंजेस हुआ है, मेस्टर्ड बॉन में जो भी इंफेक्शन हुआ है, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी सर्जरी होती है। नेक्स्ट है आपका मैरिंगोटोमी। मैरिंगोटोमी या टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मिडिल ईयर में इंफेक्शन हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, और ये फ्लूइड जो है हमें बाहर निकालना है, तो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब जो है लगा देते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ओटाइटिस मीडिया के अंदर,
तो उसमें क्या होता है आपका टिम्पेनिस्टोमिक ट्यूब लग जाएगा, तो यहाँ से पस का ड्रेनेज आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए बाहर से ड्रेन होने लगेगा। जैसे ही बाहर से ड्रेन होगा, आप मैनुअली इसको क्लीन करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके ईयर के अंदर जो प्रेशर फॉर्म हो रहा है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का चांसेस है, वो आपके जीरो हो जाते हैं। तो इस केसेस में हम ये ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन। इट मीन्स हमने ट्रीटमेंट तो कर लिया, प्रोसीजर भी कर लिया, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, आपका नर्व का फंक्शन जो है डैमेज हो जाता है, नर्व का फंक्शन स्टॉप हो जाता है। कौन सी नर्व का फंक्शन स्टॉप हो जाता है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो आपकी एट क्रेनियल नर्व है, जो आपकी हियरिंग का फंक्शन कंप्लीट करती है, वो आपका स्टॉप हो जाएगा। एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस मींस पस का फॉर्मेशन आपका होने लग जाएगा। फेशियल नर्व पाल्सी। अगर आपने अच्छे से ऑपरेशन नहीं किया, अगर फेशियल नर्व को डैमेज किया, तो आपका फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, जो आपकी ब्रेन का कवरिंग और आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो कवरिंग करती हैं, ड्यूरा मैटर, अराकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ये जो थ्री लेयर है, इसके अंदर आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ब्रेन एब्सेस। अगर मान लीजिए सीएसएफ अगर इन्फेक्टेड हो गया, तो ये सीएसएफ आपके ब्रेन में जाता है, यानी ब्रेन से आपका सर्कुलेशन कनेक्शन होता है और आपके ब्रेन के अंदर ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा और वहां पर आपका ब्रेन एब्सेस क्रिएट करेगा। एपिड्यूरल एब्सेस, यानी ड्यूरा मैटर के जस्ट ऊपर जो एपिड्यूरल स्पेस है, वहां पर सीएसएफ है, और सीएसएफ अगर इन्फेक्टेड है, तो उस एरिया में जो एब्सेस फॉर्मेशन करेगा, वो कहलाएगा आपका एपिड्यूरल एब्सेस। एंड लेबिरिंथाइटिस मतलब इनर ईयर में भी आपका इंफ्लामेशन क्रिएट करेगा। मिडिल ईयर से इंफेक्शन आपका इनर ईयर में ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से आपको वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द सर्जरी। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। इट मीन्स आपके पास पेशेंट तो है मेस्टोडाइटिस का, तो एज ए नर्स आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट ऑफ द पेन, लोकेशन, इंटेंसिटी। पेन का लोकेशन क्या है, तो वो पेशेंट क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे पेन आपके ईयर के बैक साइड में हो रहा है। इंटेंसिटी क्या है, यानी कितना सीवियर पेन हो रहा है, तो वो बताएगा माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है। इसको आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, यानी कंफर्म कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे करना है? बाय द हेल्प ऑफ द पेन रेटिंग स्केल। तो आपको स्कोर देना है कि 8 है, 9 है, 10 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वो आपको देना है। फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आपको फ्लूइड देना है जो भी आपके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नॉन वर्बल फैमिली कम्युनिकेशन करना है। इट मीन्स अगर आपने दोनों ईयर का प्रोसीजर किया है, यानी आपका जो मेस्टोडाइटिस था बहुत ईयर के अंदर है, और आपने रेडिकल मेस्टोडेक्टोमी कर दिया, जिसके अंदर आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी निकाल दिया, ऑसिकल्स भी निकाल दिए, हियरिंग पूरा कैपेसिटी, हियरिंग का कैपेसिटी बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो उस केसेस में आपको फेशियल एक्सप्रेशन करके या हैंड से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मेस्टोडाइटिस के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस जो है फॉर्म हो सकती है? नंबर वन, पेन रिलेटेड टू इंफ्लामेटरी प्रोसेस। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है आप फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस आपका बनेगा impaired ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू परफोरेशन ऑफ tympanic membrane, impaired verbal communication related to hearing deficit। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है, यानी जैसे आपने मेस्टेक्टोमी करा दिया, उसके बाद आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्स? तो सबसे पहले क्या है? प्लेस द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट फॉर द 24 आवर्स। जैसे पेशेंट का ऑपरेशन होके आ जाएगा,
24 आवर्स के लिए पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट देना है। सेकंड, कंफर्टेबल पोजीशन देना है। साथ में आपको क्या करना है, जो ऑपरेटेड ईयर है उसको अप रखना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट साइड का आपको मेस्टेक्टोमी हुआ है, तो राइट साइड का आपको ईयर को क्या करना है, अप साइड में रखना है। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका प्रेशर जनरेट होगा और आपका कंडीशन और सीवियर हो सकता है, आपका पेन और सीवियर हो सकता है। तो जो ऑपरेटेड ईयर है उसको अप पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। बेड को क्या करना है, आपको एलिवेट करना है, जिससे क्या होगा, आपका सेमी फॉलोअर पोजीशन बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो स्वेलिंग है, रेडनेस है और ईयर के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से आपका पेन भी थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, कीप द ईयर ड्राई फॉर 4 to 6 वीक आफ्टर सर्जरी। जैसे ऑपरेशन हो गया तो ऐसा नहीं है कि घर पे जाकर के आप नहाने लग जाएं, ईयर के अंदर पानी डालने लग जाएं। ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट 1 to 2 मंथ आपको नहीं करना है। कोई भी ऑयल अदर देन मेडिसिन, मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। अपनी तरफ से ओटीसी मेडिसिन भी नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन रखना है। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है कि आप सही होके आए हैं, ऑपरेशन आपका हो गया और घर में जाकर के 50 किलो वजन ले जा रहे हैं, 60 किलो वजन ले जा रहे हैं, खेतों में काम करने लग जाएं। ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। हेड पर बिल्कुल भी प्रेशर जनरेट नहीं करना है। कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करना है, कोई भी एग्जर्शन नहीं करना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है जिससे आपके ईयर के अंदर प्रेशर जनरेट हो। ये सारी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, अनाल्जेसिक्स एंड एंटीहिस्टामिन्स, जो आपके एलर्जी के लिए दी जाती हैं। अनाल्जेसिक पेन के लिए एंड एंटीबायोटिक फॉर द बैक्टीरिया के लिए। जो भी आपकी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट का हियरिंग कैपेसिटी कितना है वो आपको विस्पर टेस्ट, रिने टेस्ट एंड वेवर टेस्ट से आपको चेक करना है। तो रिले टेस्ट, वेवर टेस्ट हम जो है ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं, जो हमने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में डिस्कस करते हैं। विस्पर टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विस्पर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले, फिर आपको प्रोसीजर बताएंगे। जो पेशेंट है उसको आपको किसी चेयर पे, स्टूल पर बिठा लेना है। आपको पेशेंट से एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना के पेशेंट के बैक साइड खड़े होना है। इतनी डिस्टेंस पे खड़े होना है कि आपका एक हाथ पेशेंट के अनदर ईयर को क्लोज कर सके। ये आपका हो गया, पेशेंट आपने बैठाला। सेकंड, आप जो ऑपरेट कर रहे हैं, आप क्लिनिशियन हैं, आप एज ए नर्स हैं, आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं विस्पर टेस्ट को, तो आपको क्या करना है, पेशेंट के हेड से एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर बैक साइड खड़े होना है। इससे क्या होगा, आप जो वर्ड यूज करेंगे ये पेशेंट को सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। और आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड्स या लेटर आपको 3 to 6 बार आपको क्या करना है, रिपीट करना है। अगर ये पेशेंट आपका रिवर्ट आंसर करेक्ट दे रहा है तो आपका टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए पेशेंट आपका गलत आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये जो टेस्ट है वो क्या है, आपका नेगेटिव। तो वन बाय वन हम रीड आउट करते हैं प्रोसीजर को। ये आपका सिंपल हियरिंग टेस्ट है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। प्रोसीजर करने से पहले ब्रीफली एक्सप्लेन द टेस्ट, यानी पेशेंट को क्लियरली एक्सप्लेन कर देना है कि हम आपके साथ कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं और आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्या होगा, स्टैंड एट आर्म्स लेंथ बिहाइंड। जितना आपका आर्म्स का लेंथ है उतना ही आपको बिहाइंड में, इसलिए मैंने बोला 60 सेंटीमीटर पेशेंट के जस्ट बैक साइड में आपको खड़े हो जाना है। और सेकंड जो आपका हैंड है वो आपको ईयर को क्लोज करना है। कौन से ईयर को, जिस ईयर का हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं उस ईयर को आपको फिंगर से आपको क्लोज करना है। जिस ईयर का टेस्ट हम कर रहे हैं उसको आपको ओपन रखना है। जब एक ईयर का टेस्ट हो जाएगा तब अपोजिट करना है। जो पहले क्लोज था उसको ओपन कर देना है, जो ओपन था उसको क्लोज करना है।
तो आप क्या हो गए, बैक साइड में खड़े हो गए पेशेंट के, और आपको क्या करना है, पेशेंट के सामने खड़े नहीं होना है, जिससे क्या हो सके, प्रिवेंट लिप्स रीडिंग। अगर मान लीजिए पेशेंट के सामने हम खड़े हैं और हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पेशेंट हमारा लिप्स रीडिंग करके और आइडियली आंसर दे सकता है। इसलिए हमेशा पेशेंट के बैक साइड 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे खड़े होना है। उसके बाद क्या करना है, ईच ईयर इज टेस्टेड इंडिविजुअली स्टार्टिंग विद द बेटर ईयर। पेशेंट का जो इन्फेक्टेड ईयर है उसे हम बाद में चेक करेंगे, पहले जो नॉर्मल ईयर है उसको हम पहले टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले जो पेशेंट का इन्फेक्टेड ईयर है उसको हम ऑक्लूडेट कर देंगे बाय द जेंटल फिंगर प्रेशर। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथ की फिंगर से ईयर को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। लेकिन ये साथ में ये भी याद रखिएगा, जेंटल फिंगर प्रेशर से करना है। ऐसा नहीं है कि आप कान में फोर्सफुली आप उंगली को डाल रहे हैं, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एज ए एग्जामिनर शुड एक्सेल बिफोर विस्परिंग टू लिमिट विस्पर लाउडनेस। जब आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपका जो अंदर से जो एक्सपिरेशन है वो आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो विस्पर लाउडनेस है वो आपका लिमिटनेस रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लेटर एंड नंबर, यानी आप 3 लेटर हैं आपके पास, उसमें आप नंबर भी मिक्स कर सकते हैं और लेटर भी मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2B8, अब इसमें आपका 2 क्या आ गया, नंबर आ गया, बी क्या आ गया, लेटर आ गया, 8 क्या आ गया, नंबर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 8B2, अब जरूरी नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। आप 1C8 भी बोल सकते हैं, 1C9 भी बोल सकते हैं, यानी आपको क्या यूज करना है, 1 2 3, 3 लेटर आपको यूज करना है। 3 2 आप 6 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने बोला कि 2B8, अब पेशेंट से पूछना है कि मैंने जो विस्पर किया है वो आपने आंसर दीजिए। तो विस्पर विस्पर का मतलब क्या है, आपको बहुत स्मॉल साउंड क्रिएट करना है। ऐसे नहीं आप तेजी से बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं पेशेंट से कि क्या बोला, वो तुरंत आंसर दे रहा है, आपने बोल दिया रिजल्ट पॉजिटिव। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत स्मॉल साउंड, जैसे गांव में जो महिलाएं रहती हैं, लेडीज रहती हैं, किस तरीके से एक दूसरे की जो चुगली करती हैं, दैट इज कॉल्ड विस्पर टॉकिंग। तो आप जो कान लगा के ऐसे सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है, वो सेम आपका विस्पर टेस्ट है, ये मान लीजिए। तो आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा कि विस्पर टेस्ट आपको कैसे करना है। बहुत स्मॉल स्मॉल आपको लिपसिंग करना है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में वो आराम से सुन सकता है। अगर वो उसको नहीं सुन पा रहा है और आंसर क्लियर नहीं दे रहा है, हमने बोला 2B8, वो आइडियली कुछ और बोल रहा है, इसका मतलब टेस्ट इज नेगेटिव। अगर हमने बोला 2B8, पेशेंट ने भी आंसर दिया 2B8 बोला है आपने, तो ये टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। If all three number and letter are repeated correctly, the test is pass। जो भी 3 लेटर है बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, पेशेंट भी बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। अब ऐसे नहीं है कि आपने एक ही बार ट्राई किया, एटलीस्ट आपको बार बार रिपीट करना है। ये प्रोसीजर आपको 3 to 6 टाइम करना है, और 3 to 6 टाइम में आपके जो लेटर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, यानी 3 to 6 पेयर आपको बनाना है। और जो आपने लिखे हैं या आप अपने हैंड्स पे लिख सकते हैं, आप पेपर पे लिख सकते हैं, आप उनको रिपीट करना है। अब 3 to 6 के अंदर अगर मान लीजिए वो 2 to 3 तक भी जाता है, तो टेस्ट आपका पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि 6 आपने पेयर बनाया है तो 6 में से 6 तक जाना चाहिए। अगर वो 5 भी गया, 4 भी गया, 3 भी अगर सही करेक्ट आंसर दिए हैं, तो टेस्ट आपका पॉजिटिव माना जाएगा। ऐसे मत बोल दीजिएगा कि 6 में से 3 करेक्ट आंसर दिए हैं और 3 रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो आप बोलते हैं 50% पास, 50% फेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 में से आपका 3 4 5 जितने भी आंसर अगर आपके करेक्ट दे रहा है, मोर देन 3, दैट इज पास। तो ये आपका कंडीशन क्लियर हो गया।
पेशेंट का विस्पर नंबर करना है, वर्ड करना है, अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर पर पेशेंट के ईयर से खड़े होना है और पेशेंट को बोलना है रिपीटेड द वर्ड्स। नेक्स्ट आपका कुछ कंडीशन आती है। इफ नॉट रिपीटेड करेक्टली, आपने पूछा और पेशेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट नंबर एंड लेटर देन विस्पर्ड। फिर आपको नंबर और लेटर आपको चेंज करना है। चेंज भी कर दिया, देन करेक्टली रिपीटिंग 3 आउट ऑफ द पॉसिबल 6 लेटर, यानी 6 लेटर थे आपके पास, जिसमें से पॉसिबली 3 का आपने आंसर कर दिया। जो अभी हमने डिस्कस किया कि 6 में से 3 का अगर आंसर करेक्ट दे दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट पास हो जाएगा। अदर ईयर इज देन टेस्टेड, ये पास हो गया, यानी एक आपका जो नॉर्मल ईयर पास है, उसके बाद हमको किसको करना है, जो इफेक्टेड ईयर, जो इन्फेक्टेड ईयर था या जिसका सर्जरी हुआ है, उसको टेस्ट करना है। सेम प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो लेटर वर्ड्स आपने फर्स्ट ईयर के लिए यूज किए थे, वो आपको टोटली चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ईयर के जो वर्ड यूज किए थे वही सेकंड ईयर के लिए वर्ड यूज करेंगे, वो तुरंत आंसर दे देगा। तो आपको क्या करना है, पूरा सेटअप आपको चेंज करना है। अगर मान लीजिए वर्किंग फेलिंग, वर्कर्स फेलिंग का मतलब है जो आपका पेशेंट है वो आपका आंसर नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए नॉर्मल ईयर से भी नहीं कर पा रहा है, या इन्फेक्टेड ईयर से भी नहीं कर पा रहा है, विस्पर टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। आपने ट्राई किया 3 to 4 5 6 टाइम ट्राई किया, उसके बाद भी आपका टेस्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपको फिर करना पड़ेगा प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी आपको ऑडियोमीटर से आपका टेस्ट किया जाएगा। उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड वेव क्रिएट किए जाएंगे और आपके इनर ईयर का यानी मिडिल ईयर का आपका क्या स्टेटस है, ये आपका फाइंड आउट किया जाएगा। तो किसी पेशेंट को हमें ऑडियोमेट्री के लिए भेजना है या ऑडियोमेट्री के लिए नहीं भेजना है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, ये डिपेंड करता है आपके विस्पर टेस्ट पे। तो विस्पर टेस्ट अगर आपका नेगेटिव है तो ऑडियोमेट्री कराना है, अगर विस्पर टेस्ट आपका पॉजिटिव है यानी पास है, तो आपको ऑडियोमेट्री नहीं कराना है। तो इस तरीके से आपका विस्पर टेस्ट होता है। अब हम आपका विस्पर टेस्ट करते हैं। मतलब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको 3 लेटर जो है एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर हो सकता है वर्ड भी है, लेटर भी है, लेकिन विस्पर करूंगा, इसलिए मेरा आप फेस रीडिंग ना कर लें, आप मेरा लिप्स रीडिंग ना कर लें, इसलिए लिप्स के सामने मैं अपना हाथ रखूंगा और 3 वर्ड जो है मैं अनाउंस करूंगा एज ए विस्पर, बहुत स्मॉल साउंड में। अगर आपने सुना है तो आप कमेंट के अंदर लिखिएगा कि मैंने क्या वर्ड बोले थे। अगर आपने करेक्ट लिखा है तो आपका विस्पर टेस्ट पास हो जाएगा, अगर आपने रॉन्ग लिखा है तो आपका विस्पर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो क्लियरली सुनिएगा कि मैं जो वर्ड बोलने वाला हूँ वो क्या वर्ड। जैसे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली आप घर में किसी के साथ कर सकते हैं। तो रेडी हैं आप लोग, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या वर्ड बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपका, मेरा लिप्स रीडिंग ना करें आप लोग, इसलिए मैं अपना लिप्स क्लोज कर रहा हूँ और 3 वर्ड जो है मैं यूज करूंगा। उसमें आपके लेटर भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है। मैंने 3 वर्ड बोले हैं, आप मुझे कमेंट में कीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आप पास हो जाएंगे, अगर नहीं करेक्ट आंसर है तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन ऑडियोमेट्री के लिए मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल खराब है, ईयरफोन खराब है और आपको साउंड ही नहीं आ रहा है, लाउड स्पीकर बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जस्ट एग्जाम्पल है, आप घर पर अपनी फैमिली मेंबर के साथ ये कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आज हमने मेस्टोडाइटिस का क्लियर किया कि मेस्टोडाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टर्ड बॉर्न होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो जब आप आंसर करेंगे विस्पर टेस्ट का, उसी के साथ साथ ये भी आंसर कर दीजिएगा कि इस मेस्टोडाइटिस के अंदर हमें ये समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। टिल देन आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।